स्टार्ट करते हैं, आप लोग आ जाइए पहले। देखिए फर्स्ट है सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अ, उसका उसका सोर्स आपको बताना है। लॉन्ग टर्म को हम किस तरह से रेज कर सकते हैं, डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल शेयर, स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आंसर करिए। देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए डिवेंचर्स, प्रेफरेंशियल्स एंड स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सभी हमारे ऐसे सोर्स हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराएंगे। लोन कह सकते हैं या फाइनेंस कह सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन हमें लोन देगा और डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस से हमें फाइनेंस मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या होगा? टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल मॉनेटरी कॉस्ट या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आंसर करिए। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो हम वहाँ पर दो कॉस्ट लेके चलते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज रिटन बिटवीन स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग के बीच में क्या लिखा जाता है? नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस या फिर अमाउंट टू पे। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की क्रॉसिंग होती है हमारी, एक होती है जनरल क्रॉसिंग या सिंपल क्रॉसिंग और दूसरी होती है हमारी स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग में पूछा गया है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा ए, नेम ऑफ द बैंक, क्योंकि जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ अकाउंट पे ओनली लिखा होता है या फिर नॉट नेगोशिएबल लिखा होता है, और जो स्पेशल क्रॉसिंग होती है उसमें साथ में बैंक का नाम भी लिखा होता है, तो सिर्फ उसी बैंक के अकाउंट में उसका पेमेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, वेयर द चेक्स इज पेड बाय क्रॉसिंग, ऑन द बैंक विंडो, बाय बैंक अकाउंट, एट द कस्टमर्स होम या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? ये सब आपके 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये मत सोचेगा मैंने आपको बहुत सिंपल कराए हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में किया जाता है, इनका मेन पर्पस ही यही होता है कि इनका विंडो पे पेमेंट ना हो, जिससे कि फ्रॉड को रोका जा सके, इसलिए इनका अकाउंट पेमेंट जो होता है डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडिट प्रोग्राम इंक्लूड। ऑडिट प्रोग्राम में क्या इंक्लूड होता है? चेक ऑफ ट्रायल बैलेंस, चेक ऑफ बैंक बैलेंस, वेरिफिकेशन ऑफ कैश या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखिए एक एक ऑडिट प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है वो सही तरह से है या नहीं, उसमें सही चीज़ें पोस्ट की गई हैं या नहीं, या फिर बैंक बैलेंस सही तरह से अपडेट किया गया है या नहीं, या फिर जो भी कैश है उसका वेरिफिकेशन बाउचर से चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में कवर होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑडिट कंडक्टेड बाय। अब जो कॉस्ट ऑडिट है किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ट्रेड एसोसिएशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए।
राइट आंसर हो जाएगा डी कि एक कॉस्ट ऑडिट को कोई भी कंडक्ट करा सकती है, जिसे भी कॉस्ट के बारे में अगर थोड़ा सा भी लगता है कि यहाँ पर कॉस्ट को ठीक तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा है या फिर कॉस्ट का यहाँ पे किसी भी तरह से मैनिपुलेशन किया जा रहा है, तो कोई भी करा सकता है जिसको भी डाउट होता है। तो फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो या फिर कोई ट्रेड एसोसिएशन हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑडिटर इज एन, ऑडिटर क्या होता है? एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन या फिर अकाउंटेंट? बहुत अच्छे से आंसर करिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, जल्दी से करिए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडिपेंडेंट पर्सन। देखिए, आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते, माना कि वहाँ पर एक इंटरनल ऑडिटर भी कंपनी में अपॉइंट किया जाता है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, फिर वो चाहे वहाँ पे इंटरनली अपॉइंट किया गया हो या फिर एक्सटर्नली। ठीक है, या फिर वो डेली बेसिस पर, यानी कि आप वहाँ पर पेड बेसिस पे किया गया हो या फिर वन टाइम बेसिस पे किया गया हो, वो इंडिपेंडेंट पर्सन ही कहलाएगा। क्योंकि वो यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी जो ऑडिटर होता है वो बाइस नहीं होना चाहिए, भले ही वो वहाँ से सैलरी ले रहा है लेकिन फिर भी उसको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट शो करनी है, इसलिए वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, which of the following is not included in current assets? फर्नीचर, कैश, बिजनेस एंट्रीज या फिर एडवांस पेमेंट्स? आंसर करिए इसका। क्या लगता है आपको इसके अकॉर्डिंग, क्या इसमें करंट असेट्स में इंक्लूड नहीं होगा? देखिए, फर्नीचर जो है वो फिक्स असेट्स का काम करता है, फिक्स असेट में आता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पर ये फिक्स असेट है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करंट असेट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है, बैंक प्रोवाइड्स हाईएस्ट इंटरेस्ट। अब बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट हमें किस पे देती है? ऑन करंट अकाउंट, ऑन सेविंग, ऑन फिक्स अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, फिक्स्ड अकाउंट। एक फिक्स अकाउंट पर हमें बैंक हाईएस्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास वो जमा हो जाता है, जिसको वो फर्दर कहीं और इन्वेस्ट करके अर्न कर सकती है इंटरेस्ट को, इसलिए वो यहाँ पर हमें हाई इंटरेस्ट पे करती है। नेक्स्ट है, अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर, बायर, रिप्रेजेंटेटिव या फिर नन ऑफ दीज? अकाउंट स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करेगा? जल्दी से आंसर करिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें अकाउंट स्टेटमेंट की, तो एक अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा, जिससे वो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करता है कि किस किस टाइम पर उसने कितना अमाउंट सेल किया है। ठीक है, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, अक्रूवल सिस्टम की बात करें तो ये हमारा मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हमें एक्रूड है अभी हमने उसका भी अकाउंटिंग किया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारे पर हाँ राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं, द कॉमन डिनोमिनेटर चूजन इन अकाउंटिंग इज मॉनेटरी यूनिट, रेवेन्यू मैचिंग, मर्केंटाइल या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, कॉमन डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं अकाउंटिंग में, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है? मॉनेटरी यूनिट, यानी कि सिर्फ हम उन्हीं यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करेंगे जो कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में है। ये हमारा क्या है? कॉमन यहाँ पर डिनोमिनेटर है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स अगर क्वालिटेटिव नेचर का है या फिर ऐसा है जिसको मॉनेटरी एस्पेक्ट में नहीं मेजर कर सकते या फिर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। इसलिए मॉनेटरी यूनिट हमारा यहाँ पे सबसे कॉमन डिनोमिनेटर है अकाउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री बुक कीपिंग, ट्रिपल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग या फिर नन ऑफ द अबव। सिंपल है इसका आंसर, ये डबल एंट्री से रिलेटेड है क्योंकि डुअल और डबल दोनों ही सेम है। और डुअल और डबल में क्या होता है? दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यानी कि हर एंट्री के दो पार्ट होंगे। कोई भी एंट्री सिर्फ हमारी एक साइड नहीं होगी, यानी सिंगल नहीं होगी, उसकी दोनों साइड एंट्री होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द टोटल अमाउंट डेबिटेड इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट या फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, और जब डेबिट और क्रेडिट एक साथ उनकी एंट्री की जाएगी तो वहाँ पे अमाउंट भी दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम डेबिट में कुछ और अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में कुछ और अमाउंट लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाइबिलिटीज टू ओनर्स इज रेफर टू एज। अब एक ओनर की लाइबिलिटी क्या बताती है? इक्विटी, कैपिटल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, एक ओनर के लिए लायबिलिटी क्या होती है? कैपिटल, क्योंकि ये कहा जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं, कैपिटल को अलग माना जाता है और उसका अलग से ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ओनर के लिए एक लायबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट है, टर्म मैचिंग मीन्स। अब जो टर्म मैचिंग है वो क्या बताता है? अप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, अप्रोप्रिएट एसोसिएशन ऑफ रिलेटेड लॉसेस एंड गेन्स, एंड बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ये हमारे अप्रोप्रिएट होने चाहिए, यानी कि जितना रेवेन्यू उतने एक्सपेंसेस होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंपनी के गेन्स एंड लॉसेस सेम हो। ये डिपेंड करता है हमारे बहुत सारे फैक्टर्स पे, हमारा कितना माल बिक रहा है, कितना माल बन रहा है, हमारी पॉपुलैरिटी मार्केट में कितनी है, या फिर हमारी जो एक्टिविटी हो रही है वो कितनी है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ये हमारा डिपेंड करता है इन पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये है कि जितने रेवेन्यूज हैं उतने ही एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच कन्वेंशन implies that the accounting practices should remain the same from year to year? Disclosure, consistency, materiality या फिर conservatism।
करिए जल्दी आंसर। आप लोग लाइक भी कर दिया करिए और अपने जो भी ग्रुप्स आप यूज करते हैं स्टडी के पर्पज से वहां पर इनको शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कंसिस्टेंसी, देखिए कंसिस्टेंसी में यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप कोई भी अकाउंटिंग मेथड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वही आपको ईयर टू ईयर फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे एक जैसे मेथड तो आपका सही से आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, सही से आप जो आप एनालिसिस निकालते हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स की वो नहीं निकाल सकते आप, और ना ही आप कोई फ्यूचर में कोई डिसीजन ले पाएंगे, आपकी प्लानिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पर हर बार आप चीज़ें चेंज करेंगे, मेथड्स चेंज करेंगे तो वो हर तरह से अलग अलग आपको इक्वेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। तो आप किस तरह से या किस बेसिस पे कह सकते हैं कि हम एक साल का दूसरे साल से कंपेयर करेंगे, जबकि वहाँ पे उनको कैलकुलेट करने का तरीका आपने अलग कर दिया, उन के बीच जो भी मेथड्स यूज होते थे वो आपने अलग कर दिए। तो आपको अलग नहीं करना है, आपको सेम ही रखना है। आप ये डिसाइड पहले ही करना होगा कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आपको इन्वेंट्री के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, आपको गुडविल के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है। ये सब आपको पहले देखना होगा और उसी की कंसिस्टेंसी आपको अपनानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है making provisions for bad debts in respect of doubtful debts is an example of which accounting conventions? Disclosure, consistency, materiality या फिर conservatism? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंजर्वेटिज्म। देखिए कंजर्वेटिज्म के अंदर ये होता है कि यहाँ पर पहले से हम ये सोच के चलते हैं कि फ्यूचर में हमारे जितने ही बैड डेट्स हैं वो हमारे लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हम ये सोच के चलते हैं कि जितने भी जितने भी हमारे डेट्स हैं वो हमें डेटर हमें पैसा नहीं देंगे, वो हमारा बैड डेट में जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर प्रॉफिट का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम ये पहले से ये सोच के नहीं चलेंगे कि हमें इतना प्रॉफिट फ्यूचर में होगा, लेकिन हम लॉस को सोच के चलते हैं। इसलिए इस तरह के प्रोविजंस बनाए जाते हैं जिससे कि अगर बाई चांस फ्यूचर में कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को हम यहाँ पर एडजस्ट कर पाए, ठीक है, हमारे बैलेंस शीट पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का हम यहाँ पर कन्वेंशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज? सिंपल है, ये भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। जितने ये प्लांट्स मशीनरी इस तरह की चीज़ें होती हैं सेट्स हमारी, वो हमारी रियल अकाउंट में कंसिडर की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, इनकम साइड, क्रेडिट साइड या फिर नन ऑफ दीज? अगेन सिंपल है, ये भी आप इजीली बता सकते हैं। जो लेफ्ट साइड होती है वो हमारी डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है।